बेटी की अनपढ़ वर्सेस सास की पसंद की बहू पढ़ी लिखी। मनोरमा, अर्चना, तुम लोगों ने अपना सामान अलग कर लिया ना? हाँ, हम सब ने अपना सामान अलग कर लिया है। वैसे भी जब एक साथ हम शॉपिंग करने जाते हैं ना तो सामान एक दूसरे के बैग में आ ही जाता है। और सुमित्रा, तेरी पसंद की साड़ी चूड़ी तो मुझे बहुत पसंद आती है। अरे शुरू से ही इसकी पसंद बहुत अच्छी रही है। वो तो देख ना कैसे मैं अपने घर की बहुएं भी अपनी पसंद की लाऊंगी जो मेरे घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। इसमें कोई शक नहीं, तेरी पसंद हमेशा हर जगह सही रहती है और इस बार बहू भी बहुत अच्छी आने वाली है। अभी तो ढूंढना चालू किया है, थोड़े टाइम रुक, तेरे घर पर कार्ड भी आ जाएगा। ऐसा कहकर सुमित्रा अपना सामान लेकर घर आ जाती है और अपने पति को भी पसंद का सामान दिखा रही होती है। इतने में बड़ा बेटा अपने पसंद की लड़की से शादी करके दरवाजे पर खड़ा होता है। डोर बेल बजते ही जब रिंकी दरवाजा खोलती है तो चीख चीख कर अपनी माँ को बुलाती है। दोनों दरवाजे पर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्या चिल्ला रहे हो? हाँ रिंकी बेटा, क्या हुआ? आप लोग खुद ही सामने देख लीजिए, भैया ने किसी लड़की से शादी कर ली है। ये देखकर सुमित्रा को झटका लगता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता राघव, तूने शादी कर ली? तुझे पता है थोड़ी देर पहले मैं तेरे पापा से ही शादी की बात कर रही थी कि मैं अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू लाऊंगी और तू अपनी पसंद के लिए आया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे पता था आप अपने पसंद की लड़की से मेरी शादी कराएंगे, लेकिन मैं मोनिका को पिछले 2 साल से जानती और आप मानती नहीं, इसलिए मैं शादी कर ली। मोनिका बहुत अच्छी है। तूने गलत किया बेटा, हमसे हमारे ख्वाब छीन लिए। तेरी शादी तो हमें धूमधाम से करनी थी। कितनी पढ़ी लिखी है ये लड़की और कहाँ की है, इसके बारे में बता। माँ, वो मोनिका दरअसल पढ़ी लिखी नहीं है, गांव से है। उसकी अच्छाई और सादगी पर मेरा दिल आ गया था और वो सच में माँ बहुत अच्छी है। तेल लेने गई इसकी अच्छाई और सादगी, मैं कैसे मान लूं? और वैसे भी अनपढ़ लड़की है, तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तूने कर दिया राघव, तुझे इतनी अच्छी पढ़ाई कराई इसलिए कि एक अनपढ़ गांव की लड़की को तू बहू बना लाए। माँ, भाभी को देखो ना, अंग्रेजी आती ना ढंग से बात, लोग क्या कहेंगे? बहू पढ़ी हो या ना हो, संस्कार होने चाहिए। तो फिर इन बातों पर बहस करके कोई फायदा नहीं है। सुमित्रा, बहू का गृह प्रवेश करवाओ। तब बहू दोनों का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इस घर को अपना मानकर पूरी जिंदगी सेवा करूंगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा करूंगी। तू चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन एक अनपढ़ बहू को मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। ऊपर से तू मेरी पसंद भी नहीं है। अब हमारे स्टैंडर्ड का क्या होगा? मनोरमा, सुशीला, अर्चना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे नहीं करना कोई गृह प्रवेश। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। मैं इस घर का मुखिया हूँ, मैंने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। सुमित्रा, मोनिका अब से हमारे घर की बहू है और तुम इसका गृह प्रवेश करोगी, बात खत्म। ना चाहते हुए भी सुमित्रा को हरीश की बात मानकर अनपढ़ बहू का गृह प्रवेश करवाना पड़ता है। वो जोर से थाली टेबल पर पटक कर चली जाती है। हो गया तुम्हारी अनपढ़ बहू का गृह प्रवेश, अब जाऊं मैं? चलो माँ। सुमित्रा, रिंकी अपने कमरे में चले जाते हैं। मोनिका की आंखों में आंसू होते हैं। हरीश आशीर्वाद दे देता है। वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को जब सुमित्रा घर में बैठकर चाय पीती है तब मनोरमा, अर्चना आकर, ये क्या हो गया सुमित्रा? तू तो बोल रही थी कि मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, घर पर तेरे बेटे ने तो उल्टा कर दिया, वो अपनी पसंद की बहू लेकर आ गया। अब तेरा क्या होगा सुमित्रा? वही तो सोच रही हूँ, सुबह तक तो मैं यही बात कर रही थी कि सुमित्रा की पसंद कितनी अच्छी है। अब राघव बेटे ने इसके अनुमानों पर पानी फेर दिया। हमें यहाँ तक आवाज आ गई कि तेरा बेटा शादी करके आया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? उसने तो मेरे माथे पर एक अनपढ़ बहू लाकर मर दी ना। हौसला रख सुमित्रा, हो सकता है वो भले ही अनपढ़ हो लेकिन बहू अच्छी निकल जाए। और ना भी पसंद आए तो तू अपने दूसरे बेटे की शादी अपनी पसंद से करवा देना, वक्त रहते, नहीं तो हाथ मलती रह जाएगी। और क्या, तूने बिल्कुल ठीक बोला। चाय पीकर सुमित्रा घर के अंदर आ जाती है और अगले दिन बहू पहली रसोई का खाना बनाकर लाती है जिसे सब प्यार से खाते हैं, पर सुमित्रा और रिंकी। इसे खाना बोलते हैं? अरे पहली रसोई की रस्म में खाना इतना अच्छा बनता है कि बहू को शगुन मिले, लेकिन तूने ऐसा कुछ किया है? इसमें तो नमक ही कम है और ना ही कोई स्वाद है। वही तो माँ, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। माँ, इतना तो अच्छा खाना बनाया भाभी ने, अब आप कब से नमक तेज खाने लग गई हो? अरे और क्या, इतना अच्छा खाना बनाया है बहू ने, और ये सूजी का हलवा तो और भी ज्यादा अच्छा है। सुमित्रा, ये खाकर देखो। अरे ये झूठी तारीफ आप लोग ही कर लो, मुझसे नहीं होगा। अभी ठीक करती हूँ माँ जी, आपकी सीख से तो मैं ही सीखूंगी घर को कैसे संभालना है।
अब से मैं आपके लिए तेज नमक डाल दूंगी। देख लो, अब तो जानबूझकर ये अनपढ़ बहू तेज नमक डाल कर लाएगी। गुस्से में सुमित्रा वहां से चली जाती है, लेकिन रिंकी बराबर खाना खाती है। उसे देखकर हरीश समझ जाता है। चिंता मत कर बेटा, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तभी तो तेरी नंद इतने प्यार से खा रही है। हाँ, ये और मम्मी थोड़े दिन ऐसे ही करेंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे। फिर तीनों मर्द मोनिका को पहली रसोई का नेक दे देते हैं। कुछ देर बाद बहू हॉल की डस्टिंग करती है, तब सोफे पर से गारंटी का स्टिकर हटा देती है। ये देखकर सुमित्रा, नास बेटी, ये क्या किया तूने सोफे पर से वारंटी स्टिकर हटा दिया। कल को इसमें कोई बात हो गई तो ये कैसे ठीक होगा? इसलिए मुझे एक अनपढ़ बहू नहीं लानी चाहिए थी। कर दिया नुकसान, ना पढ़ना ना आता, ना बोलना आता, मेरे बेटे की जिंदगी और खराब कर दी। अरे माँ, चिल्ला क्यों रही हो? वो वारंटी स्टिकर एक्सपायर हो चुका है, 5 साल का था, अब सोफे को 10 साल हो गया है। अब क्या करना था उसको लगाकर। लेकिन ये चीज इस गंवार को तो नहीं पता था ना कि उस पर लिखा क्या है। ऐसे तो कोई भी जरूरी चीज फाड़ के फेंक देगी। माँ जी, कुछ भी जरूरी चीज पैक में से पहले मैं आपको इनको जरूर दिखाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, कमी पढ़ाई में है, नियत में नहीं। एक दिन सेवा से आपका दिल जरूर जीतूंगी। बहुत अच्छा बनने का सुरूर चढ़ा है इस पर ना। मैंने इसको एक टांग पर ना नचा दिया। मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। रात को जब डिनर के लिए मोनिका खाना बनाकर लाती है, तब टेबल पर जानबूझकर मिट्टी वगैरह डाल देती है और कुछ बेकार कागजों के टुकड़े फाड़ कर वहीं फेंक देती है। जब सब लोग खाना खाने आते हैं तो, अरे ये डाइनिंग टेबल इतनी गंदी क्यों है? और ये नीचे कहां से इतना कूड़ा आया? कहीं से भी आया हो, अब तो इस घर में तुम्हारी बहू आ ही गई है ना, उसे दिखाई नहीं देता ये कचरा। अभी मैं कर देती हूँ माँ जी। मोनिका डाइनिंग टेबल से प्लेट और बाकी का सामान हटाकर साफ कपड़े से वहां की सफाई कर देती है। जमीन पर जितना भी कूड़ा होता है झाड़ू लगाकर उसे भी हटा देती है। फिर रसोई से खाना लाकर सबके लिए लगाती है। सब शांति से बैठकर खाना खा लेते हैं। लेकिन अगले दिन से सुमित्रा कभी जानबूझकर उसे गंदे कपड़े दोबारा धुलवाती है तो कभी प्रेस करवाती है। इतना ही नहीं, छत पर नंगे पांव पापड़ बनाने के लिए भेजती है, जिससे धूप में मोनिका की हालत खराब हो जाती है और उसे रसोई में खाना बनाने के बाद, बहुत गर्मी लग रही है, फ्रिज से नींबू पानी बनाकर पी लेती हूँ। जाना। जैसे ही मोनिका रसोई के अंदर नींबू पानी का शरबत बना लेती है, तभी रिंकी उसके हाथ से गिलास लेकर पी जाती है। पता है, भाभी बाहर बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा हुआ मैंने आपको नींबू पानी बनाते हुए देख लिया और मैंने पी लिया। अब आप अपने लिए दोबारा बना लेना, मुझे तो रिलैक्स मिल गया है। इतनी गर्मी लग रही है, नींबू पानी पी नहीं पाई, मुंह धोकर ही आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर हताश मोनिका हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में लेट जाती है। उसके कमरे में कूलर भी नहीं था। 2 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा ने अनपढ़ बहू के नाक में दम करके रखा हुआ था और फिर वक्त रहते वो पंडित जी से एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की को अपने छोटे बेटे विपिन के लिए ढूंढ लेती है और दोनों की सगाई धूमधाम से हो जाती है। मुबारका, आखिर दोनों बच्चों की सगाई हो गई। अगले हफ्ते शादी है। हाँ जी, वो तो है। चलो थोड़ा डांस हो जाए, आज सेलिब्रेट करेंगे, किसी का ना वेट करेंगे। ओल्ड फैशन में नाचना स्टेप या क्रिएट करेंगे। पार्टी वाली नाइट है, मुबारका मुबारका। मुझे भी अपनी बहू के साथ नाचना है। सुमित्रा भी वहां बहू बेटे के साथ डांस करने आती है। इतने में एक वेटर से धक्का खाकर सुमित्रा गिर जाती है, जिससे पूरी कोल्ड ड्रिंक उसके ऊपर गिरती है और आसपास के लोग हंसने लगते हैं। हाँ, डांस करने की इतनी खुशी कि सुमित्रा जी ने कोल्ड ड्रिंक को ही मुंह पर उड़े लिया। अरे आराम से सुमित्रा, जाकर अपना चेहरा साफ कर लो, वरना तुम्हारी पसंद की बहू के सामने तुम्हारा मेकअप पिघल जाएगा और बेइज्जती होगी। गुस्से में सुमित्रा पैर पटकती है और मोनिका उसे रुमाल देती है। तू तो दूर ही रहा कर मुझसे। सुमित्रा वहां से खुद को ठीक करने बाथरूम चली जाती है। कुछ देर के बाद आती है। इसी तरह अगले हफ्ते विपिन की पढ़ी लिखी MBA पास लड़की से पल्लवी से शादी हो जाती है। सुमित्रा अपनी बहू का बहुत प्यार से गृह प्रवेश करती है, फूलों की बरसात करती है और घमंड करके कहती है, देखो देखो सब देखो, इस घर की असली बहू आ गई है। और असली बहू कैसी होती है ये भी देख लो, पढ़े लिखे स्टाइलिश, बिल्कुल मेरे स्टेटस वाली। क्यों पल्लवी बहू? आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। भाभी यू आर सो गॉर्जियस। आपकी मेरी इस घर में बहुत बनने वाली है। अनपढ़ लोगों से तो मेरी इतनी बनती नहीं है। अरे रिंकी, मतलब क्या है तेरा? मुझे सब समझ आ रहा है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ अनपढ़ कहीं की खड़ी क्या है, जा जाकर खीर लेकर आ, मेरी बहू को चखनी है, तब उसका गृह प्रवेश कंप्लीट होगा। माँ, आप फिर से? कोई नहीं जी, माँ जी मैं अभी खीर लेकर आती हूँ।
मोनिका अंदर से खीर लेकर आती है और सुमित्रा अपनी बहू को खीर खिलाकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करवाती है। अगले दिन पल्लवी की पहली रसोई की रस्म होती है, जो कि वो बिल्कुल नहीं करती। लेट उठती है और जो खाना मोनिका बनाकर लाती है उसी खाने को सुमित्रा सबकी प्लेट में परोस देती है। अरे पल्लवी बहू, आज तुमने रसोई में क्या बनाया है? वो पापा जी, मेरी पढ़ी लिखी बहू छोटी मोटी रस्में क्या करेगी? उसने कुछ नहीं बनाया, जो बनाया है बड़ी बहू ने बनाया है। उसके हाथ से परोसा हुआ समझ लो कि छोटी बहू ने बनाया है। ये क्या बात होती है सुमित्रा? रस्म तो रस्म होती है, तुम ऐसे रस्म बदल नहीं सकती हो। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। और थोड़े दिन बाद बहू बनाएगी तो खा लेना, जरूरी नहीं है वो आज ही बनाएगी। अपनी पसंद की बहू क्या ले आई पढ़ी लिखी, चाल ढाल स्वभाव ही बदल गए हैं। और क्या पापा, खा लो। फिर सब चुपचाप खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद मोनिका वहां की सफाई करके रसोई की भी सफाई कर देती है और बर्तन साफ कर देती है। तब पानी पीकर पल्लवी, वैसे जेठानी जी, ये सच है कि आप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है? मतलब एक भी क्लास पढ़ी नहीं है क्या? जब मैं छोटी थी, मेरे पिता के देहांत के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। मैं बस चौथी ही तक पढ़ी थी और अब मुझे वो भी नहीं आता। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इतना आगे तक पढ़ी हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ाया है। हाँ, वो तो पढ़ाएंगे ही। वैसे फ्रिज के ऊपर से आप वो रेसिपी वाली मैगजीन तो दे दो। माँ जी ने कहा है कि उसके ऊपर कुछ मैगजीन रखी है। आपने इसमें से क्या बनाया अभी तक? ओह सॉरी, आपको तो पढ़ना नहीं आता ना, तो क्या ही बना पाओगे आप। मैं अपने कमरे में ही ले जाती हूँ। पल्लवी जानबूझकर मोनिका को अनपढ़ होने का ताना देती है और वहां से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। सुमित्रा पल्लवी से घर में कोई काम नहीं करवाती, जबकि मोनिका को गधे घोड़े की तरह गर्मी में हर काम में लगा के रखती है। कभी फल कटवा कर मंगवाती है तो कभी जूस बनवाती है। पल्लवी के गर्मी लगने पर एक इशारे पर सुमित्रा उसके कमरे में एसी लगवा देती है। वाह माँ जी, अब जाकर मुझे सुकून आया है। अरे बहू, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उस गवार अनपढ़ के लिए तो मेरा दिल कुछ भी करने को तैयार नहीं रहता है। सास को देख रही हूँ, अनपढ़ जुठानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बड़ा बेटा वैसे ही नजरों से उतर गया है। इन बुढ़े सास ससुर को मैं संभाल ही लूंगी। ननद को मैं भी कब्जे में कर लूंगी। फिर पूरा घर कंट्रोल मेरे हाथ में। जैसा बोलूंगी वैसा ही ये लोग करेंगे। सही कहा था माँ ने, ससुराल तो अच्छा मिल गया मुझे। किस सोच में पड़ गई बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी कि आप शॉपिंग पर चलो। कब से हम शॉपिंग पर गए नहीं हैं। हाँ बहू, चलो चलो, और कुछ ग्रोसरी का भी सामान लाना था। ठीक है माँ जी, मैं लिस्ट बना देती हूँ। सास की नजरों में चढ़ने के लिए और अपनी जेठानी को नजरों में गिरने के लिए जानबूझकर पल्लवी हॉल में आकर लिस्ट बनाने लगती है। जैसा कि माँ जी आपने बताया, पिछली बार राशन 8,950 का आया था। रसोई का सारा इस बार देखना, मैं 2,000 की बचत करूंगी और सबको 7,000 में ही आ जाएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन से देखेंगे तो सस्ता सामान मिलेगा। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। पल्लवी जानबूझकर ऑनलाइन ऐप से रसोई का सारा सामान ऑर्डर कर देती है। वहीं अनपढ़ बहू भी काम कर रही थी। ये देखो माँ जी, मैं आपको 2,000 बचाने के लिए कह रही थी ना, 2,500 बच गए, क्योंकि हमने किफायती सामान लिया है और बेफिजूल का सामान भी नहीं लिया है। वाह मेरी बहू, तू तो सचमुच में इस घर की लक्ष्मी निकली। तूने पैसे भी बचा लिए और सही तरीके से सामान की लिस्ट भी बना दी। और ये सब एक पढ़ी लिखी बहू ही कर सकती थी, जो कि तू है। वरना बाकी अनपढ़ लोगों से तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो 2 पैसे भी बचा ले। सुमित्रा, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो तुम गलत फैमिली में हो। तुम जानबूझकर मोनिका बहू के साथ ऐसा कर रही हो ना। अरे यार, संस्कार और व्यवहार देखो। हर जगह पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। ये काम घर में कोई भी कर सकता है, तुम्हारी बेटी भी। आप तो चुप ही रहो इसकी वजह से, और मेरे साथ लड़ने लग गए हो। तुमको क्या लगता है मैं बहू के खिलाफ कुछ भी सुन लूंगा? माँ पापा प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, मेरी वजह से ना लड़े। और पापा जी, माँ जी ठीक तो कह रही है, मैं हूँ ही अनपढ़। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ना आता तो रसोई की राशन की लिस्ट खुद बनाकर 4 पैसे बचा लेती। सॉरी जेठानी जी, मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि माँ जी आपको कहे। मोनिका वहां से रोती हुई चली जाती है और वो दोनों भी शॉपिंग करने चले जाते हैं। ऑनलाइन सामान घर पर आता है, जिसे हरीश रिसीव करता है और बहू से रसोई में सामान रखवाता है। तब पापा जी, इसमें घर के राशन में कुछ सामान कम है, जैसे कि टूथपेस्ट और साबुन खत्म था और नमक की थैली, मसूर की दाल भी नहीं मंगाई। हाँ, तुम्हारी बेवकूफ सास उसके साथ शॉपिंग करने चली गई, पर यह नहीं देखा उसने किस चीज की लिस्ट बनाई है। अरे उसने घर का जरूरी सामान काट दिया, तब जाकर 2,000 रुपए बचाए हैं। और मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें लिस्ट बनानी नहीं आती, लेकिन बनवानी तो आती है। सामान लेना तो आता है, लेकिन यह बात तुम्हारी सास नहीं समझेगी। कोई बात नहीं पापा जी। हाँ, पर कोशिश यही है कि एक दिन माँ जी के दिल में मैं अपनी जगह जरूर बना लूं।
वहीं दूसरी तरफ पल्लवी शोरूम में 2000 की साड़ी खरीदकर उसे 10,000 का टैग चिपका देती है। माँ जी ये देखिए, मैंने आपके लिए 10,000 की साड़ी पसंद की है, ये बहुत सुंदर है, आप इसे पहनोगी ना? क्यों नहीं, तूने इतने प्यार से मेरे लिए खरीदी है, पहनूंगी तो जरूर। पल्लवी अपनी सास का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करती है। इससे सास और नंद उसके ही कंट्रोल में थे और अब वो जानबूझकर अपनी जेठानी को भी परेशान करती है। एक दिन बिजली का बिल आता है, तब जानबूझकर कैलकुलेशन की एक्टिंग करते हुए, दीदी जरा बिजली का बिल देखकर यूनिट बताओ, जल्दी बोलो, मुझे सब्सिडी भी देखनी है। मोनिका उस बिजली के बिल को घूरती रह जाती है। कितनी देर से आपको कुछ बोल रही हूँ, समझ नहीं आता क्या? मैं कैलकुलेशन पूरी कैसे करूँ? खैर मैं तो भूल ही गई थी, आप तो अनपढ़ हो, आपको कहाँ से कुछ आएगा। हाँ पल्लवी बहू, मत भूला कर कि ये तेरी तरह इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। चल जा यहाँ से फ्रिज से सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ। सुमित्रा धक्का मारकर मोनिका को भेजती है। तब मोनिका रसोई में आइसक्रीम निकालते हुए, दिन रात बस माँ जी और देवरानी जी यही सुनाती है कि मैं अनपढ़ हूँ। क्यों भगवान आपने मुझे अनपढ़ बनाया? काश थोड़ा सा पढ़ा लिखा दिया होता तो मैं भी आज घर में काम कर पाती। मोनिका उनको आइसक्रीम दे देती है। राघव भी मोनिका को परेशान देखकर उसकी मदद नहीं कर पाता और अब धीरे धीरे घर में पल्लवी कलेश करने लगती है और उसे घर से निकलने के लिए, घर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए वो जेठानी के कमरे में अपना सोने के 2 हार रख देती है जो कि मोनिका के पास से मिलते हैं। तब गुस्से में, निकम्मे उल्टा अनपढ़, तो ये सब तो थी लेकिन चोर भी बन जाएगी, ये सब मुझे नहीं पता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पढ़ी लिखी बहू के गहने चोरी करने की? अपने गाँव में भेजना चाहती है ना ये? माँ जी आप मुझे अनपढ़ गंवार कह लीजिए, लेकिन मैं गहने चोरी क्यों करूंगी देवरानी के? बेहतर होगा कि माँ जी आप इनको घर से बाहर निकाल दो, वैसे भी इन्हें कुछ आता ही नहीं है और मेरे कमरे में कैश पड़े रहते हैं, कल को दोबारा चोरी करेगी तो साफ मना कर देगी। तूने बिल्कुल सही कहा, अब तो इस घर में ये नहीं रह सकती, वैसे भी मुझे तू खास कुछ पसंद नहीं है। तुम क्या बोल रही हो सुमित्रा? होश में तो हो? बच्चे कहाँ जाएंगे और गर्मी वैसे ही है। माँ मोनिका ऐसी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं सुनना है, पास वाला घर कबाड़ की तरह जो पड़ा है उसे साफ करके वहां रह ले, लेकिन इस घर में नहीं। और तूने भी राघव मेरा दिल दुखाया है, इसलिए चला जाए यहाँ से। सुमित्रा उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है और टूटे घर की चाबी उनके हाथ में रख देती है। तब मजबूरन दोनों उस घर को खोलकर उसके जाले गंदगी सफाई करने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मेरे अनपढ़ होने की वजह से माँ जी ने आपको भी घर से निकाल दिया, पर आपसे गुस्सा भी हो गई हैं। अरे तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है, मेरी भी उतनी ही गलती है। मैंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है बिना बताई शादी करके, लेकिन धीरे धीरे माँ मान जाएंगी। और मैं मानता हूँ तुमने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन अब यही हमारा घर है तो हम रह लेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हें भूख भी लग रही होगी, मैं लेकर आता हूँ। दोनों पति पत्नी घर की सफाई कर लेते हैं और कुछ जरूरी सामान अपना उसे घर से ले आते हैं और राघव खाने के लिए राशन ले आता है। तब दाल चावल मोनिका बना देती है और ठंडा पानी पीने के लिए मटका भर देती है। अजी यहाँ तो थोड़ी गर्मी लग रही है, आप कैसे रह लेंगे? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अगले महीने कूलर लाकर रख दूंगा। अपने बेटे के जाने की वजह से हरीश सुमित्रा से नाराज हो जाता है, लेकिन सुमित्रा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं एक दिन राघव अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था कि मशीन के चलते उसका एक हाथ कट जाता है, जिससे राघव को थोड़ा सदमा लगता है। मोनिका उसे अस्पताल से जैसे ही लाती है, हरीश और सुमित्रा उसे देखने पहुंच जाते हैं। अरे मेरे बच्चे, तुझे ये क्या हो गया? तू घर चल बहू, तो यहाँ पर तो सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। जरूर ये तुम्हारी बद्दुआ लगी होगी सुमित्रा। मैं तो अपने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? भला राघव चल बेटा घर। मैं जानता हूँ आपको दुख हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगा है। मोनिका मुझे संभाल लेगी। मोनिका कुछ कहती उससे पहले राघव उसे शांत करवा देता है। मजबूरन दोनों माता पिता अपने घर में आ जाते हैं और अब सबके ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए पल्लवी सुमित्रा को परेशान करती है। नंद को कहीं कॉलेज के लिए आने जाने से टोकती है और घर का कोई काम नहीं करती। एक दिन सुमित्रा थक कर, पल्लवी बहू आज सफाई कर दे, मेरे हाथ पाँव में इतनी ताकत नहीं है, दोपहर का खाना भी तुम ही बना दो। मेरा दिमाग खराब है क्या जो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं आपके घर के बर्तन घिसूं और आपको खाना बना कर दूं? ये सब काम आपको ही करने हैं। शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं घर के काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और पहले भी नहीं किया मैंने। बहू तेरे पापा जी की दवाई का टाइम हो रहा है, और जब तो वो गंवार बहू बना देती थी, लेकिन मैं कब तक बनाऊंगी? तुझे तो बनाना पड़ेगा ना, आखिर तू ही तो घर की बहू है।
बोल दिया ना मैंने, खाना नहीं बनाना, अपनी बेटी से खाना बनवा लो और उसका रिश्ता ढूंढने की तैयारी करो, उसे भी कुछ सिखाओ, कोई काम नहीं करती। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह से बात करने की? और मैं क्यों काम करूं? आप इस घर की बहू हो और माँ की पसंद से आई हो। तभी पल्लवी नंद का हाथ मोड़कर, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ किसी की गुलामी करने नहीं आई हूँ, पढ़ लिख कर आई हूँ। तो मुझे उस मोनिका की तरह गवार मत समझना। आपकी पसंद हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपके इशारों पर नाचूंगी। भाभी दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे, ये तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही। बड़ी बहू तो चुपचाप भी सुन लेती थी, लेकिन ये। मजबूरन सुमित्रा और रिंकी ही खाना बनाने जाते हैं। घर के हालात बुरे हो गए। हरीश के साथ भी पल्लवी उल्टा व्यवहार करती थी। जब उसको दुखी देखता है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, मेरी बहू भले ही अनपढ़ रही लेकिन संस्कारों से बंधी थी, तुम्हारा मान सम्मान करती थी, लेकिन ये पढ़ी लिखी तुमको क्या ही इज्जत देती है। तुम ही कर रही हो ना रोटी पानी, और उस बेचारी को झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया। हरीश की बात सुनकर सुमित्रा और ज्यादा रोने लगती है और पति को पल्लवी गुलाम बनाकर रखती है। जब वो ऑफिस से थका हारा घर आता है तो उससे अपने पैर दबाती है और उससे अनगिनत पैसे लेकर किटी पार्टी में उड़ाती है। कभी बीमार सास ससुर को घर छोड़कर क्लब जाती है। वहीं अनपढ़ बहू अपने पति के एक हाथ कट जाने के बाद भी उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसको नहलाती है, टाइम पर दवाई देती है, उसे खुश रखने की कोशिश करती है। अपने हाथ को देखकर राघव अक्सर उदास रहने लगा था तो मोनिका उसकी हिम्मत बनकर उसे उल्टे हाथ से लिखना सिखाती है। मुझे तो अक्षर समझ नहीं आते राघव जी, लेकिन आज आपको उल्टे हाथ से लिखते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरी हिम्मत बांधी है, तभी तो मैं इतना कर पाया। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। राघव रोज कुछ न कुछ उल्टे हाथ से लिखने लग जाता है, लेकिन एक दिन वो फिर उदास होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मोनिका टेडी बियर बनाकर उसके सामने डांस करती है। हेलो सर, मुझे पता चला आप उदास है और आप एक टेडी बियर को ढूंढ रहे थे, तो मैं आ गया हूँ, मुझसे बात कीजिए। अरे कौन हो तुम? मुझे कोई टेडी बियर नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, आप अकेले ही खा लो, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। टेडी बियर उसे केला खिलाकर जमीन पर छिलका फेंक देता है और उस छिलके पर टेडी बियर फिसल जाता है तो राघव जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर मोनिका खुश हो जाती है और टेडी बियर का कॉस्ट्यूम से बाहर आती है। मैं जानती थी आप जरूर हंसेंगे। देखिए, आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अरे मैं जानता था, मेरे लिए तुम इतना ही सोच सकती हो। चलो अब तुम भी खाना खा लो। आज मैं कैसे बनाऊं? आज खाना सिर्फ एक जाने के लिए ही बना है, राशन और लाना है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही खाना खा लिया। अब आप सो रहे थे, अब आप खा लो क्योंकि आपको दवाई भी खानी है। मोनिका खुद भूखी रहकर अपने पति को खाना खिला देती है और वो घर चलाने के बारे में सोचती है। तब सहेली अनीता को कॉल करती है और उसे सब बताती है। मैं तेरी परेशानी समझ गई हूँ मोनिका, लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको फैक्ट्री में चोट लगी है, मुआवजे के लिए सरकारी ऑफिस में लेटर भेज रहे हैं, हर महीने पेंशन आने लगेगी। तुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उससे खर्च नहीं चला तो वही करूंगी। फिर तेरी मदद के लिए शुक्रिया। मोनिका सहेली का फोन रख देती है। अगले दिन वो सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं जहां मोनिका को मुआवजे के लिए लिखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पेन पकड़कर रोती है। अरे अनपढ़ हो क्या? अभी तक फॉर्म फिल करके नहीं दे पाई हो? नहीं करना तो जाओ यहाँ से। हाँ अनपढ़ हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। राघव जी से भर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ। राघव उल्टे हाथ से फॉर्म भरकर जमा कर देता है। कागज के जमा होते ही कुछ समय बाद से पेंशन आने लगती है, जिससे मोनिका आराम से घर का खर्चा चला लेती है और पति को दवाई दिलवा देती है। एक बार जब वो सब्जी लेकर अपने पति के साथ आ रही थी तब, अरे राघव, तेरा तो एक हाथ कट गया। तेरी बीवी तुझसे परेशान होगी ना। उसे तेरे कितने काम करने पड़ते होंगे, नहलाना, धुलवाना, खिलाना, पिलाना। आपको क्या लगता है हमारे जले पर नमक छिड़ककर हमें फर्क पड़ेगा? मैंने अपने पति से 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है। मैं रह लूंगी, इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ खोया है, हिम्मत नहीं। चलिए जाइए यहाँ से। मोनिका शब्दों का चांटा देकर आगे बढ़ जाती है। प्रीतम का मुंह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ विपिन भी अपनी पत्नी से परेशान होता है। माँ, आपने मुझे कैसी लड़की के साथ फंसा दिया है? वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है और बोलती है अगर मैंने कुछ किया तो पुलिस में झूठी कंप्लेंट करवा देगी। ये मुझे भी ऐसे ही ताने देती है, इसलिए मुझे सुनना पड़ता है। बेटा, मैंने सोचा अपनी बहू को यहाँ से निकाल दो, उसका रिश्ता लगवा दो। इसने जानबूझकर रिश्ता भी तोड़वा दिया, लेकिन यहाँ सब इसकी गुलामी करे। इसने जूस मंगवाया था, मैं देकर आती हूँ। सुमित्रा जैसी पल्लवी को कमरे में जूस देने जाती है, उसकी माँ से बात करता हुआ फोन पर सुन लेती है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सबको नौकर बनाकर रखूंगी और पति तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। और क्या इतनी पढ़ी लिखी मैं इनके लिए तलवे थोड़ा चाटूंगी।
और उसको भी घर से बाहर निकलवा दिया है। अब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। दिल तो कर रहा है कि इन बुड्ढा बुड्ढी को भी इस घर से बाहर निकाल दूं। सुनते ही सुमित्रा को इतना गुस्सा आता है कि वो एक तेज चांटा पल्लवी को मार देती है और फोन काट देती है। बेशरम कही कि मैंने सोचा था एक पढ़ी लिखी आदर्श बहू को मैं इस घर में लेकर आई हूँ, तेरे टॉर्चर भी सह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरा घर तोड़ने को आई है, यहाँ की जड़ें खत्म करेगी, हमें घर से बाहर निकालेगी। तेरी वजह से मैं अपने राघव के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। चल जा यहाँ से बाहर निकल। सुमित्रा गुस्से में पल्लवी को हॉल में ले जाती है और वो गिर पड़ती है। उसकी सच्चाई जानकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है, मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ, वरना उस अनपढ़ की तरह आप मेरा हाल यही करेंगी जैसे उसका किया है। पल्लवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही भैया भाभी आज तकलीफ में है। आज मुझे अपनी पसंद पर नफरत हो रही है। तुझे दिल से प्यार करती थी ना, और तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। चल इस घर से बाहर निकल। सुमित्रा उसे घर से बाहर निकालती है कि पल्लवी उसके पैर पकड़ लेती है। नहीं माँ जी, घर से बाहर मत निकालो, मैं तो बस घर का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती थी, अब मुझे इनसे दूर मत करो। अरे बहू, तुम अब भरोसे के लायक नहीं हो। माँ जी, आपके पैर पकड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका दे दीजिए, पर ऐसे मत निकालिए। तेरे चक्कर में मैंने बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा किया है, तुझे भी माफी जब मिलेगी जब वो सब माफ करेंगे। अब इस घर में अपनी सजा काट। अब सुमित्रा उसे छोड़कर अपनी बड़ी बहू के पांव में गिर जाती है और माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुझे दिल से नहीं अपनाया। तेरे जाने के बाद पता चला कि तू कितनी संस्कारों से भरी हुई है। भले ही तुझे पढ़ाई ना आती हो, और पल्लवी ने जानबूझकर तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मैंने गुस्से में आकर तुझे निकाल दिया। माफ कर दे, अब मैं तुम दोनों के पास रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे माँ जी, हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत कीजिए, ये घर और हम बहू बेटे तो आप ही के हैं, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। राघव कैसी पत्नी लेकर आया है, इसने तो मुझे बोलते ही माफ कर दिया। सच में तेरी पसंद अच्छी निकली, जो संस्कारों से इतनी भरी निकली है। मैं तो आपको पहले ही कहा था, मेरी मोनिका बहुत अच्छी है। चल बहू बैठ जा, मैं बनाऊंगी खाना। सुमित्रा मोनिका को राघव के पास बिठा देती है और खुद ही खाना बनाकर अपने हाथ से दोनों को खिलाती है। सुमित्रा के आंसू अभी तक मोनिका से माफी मांग रहे थे। मोनिका अपनी सास के आंसू पोंछती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। उसे घर में पल्लवी से कोई भी बात नहीं करता, वो सबको खाना बनाकर देती है। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है, कितनी बार बोला है, मैं वहां जाकर खा लूंगा। पापा जी आपकी दवाई, विपिन जी आपका टिफिन, प्लीज अब माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है, तुमने जितनी तकलीफ दी है तुम्हें 2 दिन में माफी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। दोनों पल्लवी के पास से चले जाते हैं। वो खुद को अकेला महसूस करती है। नंद भी हॉस्टल पढ़ने चली जाती है। वहीं सुमित्रा अपने बहू बेटे का घर में ख्याल रखती है। एक बार सुमित्रा रात में मोनिका को अक्षर पढ़ता हुआ देख लेती है तो उसके सामने स्लेट रख देती है। मेरी बहू पढ़ना चाहती है, मैं तुझे पढ़ाऊं, मैं तेरे साथ हूँ। सच में माँ जी, लेके से बोलते हैं क से कबूतर, खा से खरगोश। मैं तुझे धीरे धीरे सारे अक्षर की पहचान करवा दूंगी। आखिर माँ सास से मोनिका के लिए माँ बन ही गई। मोनिका में पढ़ने का जोश बहुत था, इसलिए सुबह के काम करने के बाद सुमित्रा रात को मोनिका को पढ़ाती है। ऐसे ही साल बीत जाता है। मोनिका अब बाहर से ट्यूशन पढ़कर और आगे की पढ़ाई करती है। वहीं पल्लवी भी खुद को एक आदर्श बहू में डालकर घर के सारे काम करती है। उसका पश्चाताप देखकर धीरे धीरे घर वालों का दिल पिघल जाता है। पापा जी, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का मूंग दाल हलवा बनाया है, खा लीजिए। अब मुझे माफ कर दीजिए, अब तो उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया है। मुझे समझ आ गया है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बड़ों का सम्मान करना और संस्कारों में ज्यादा रहना जरूरी है। हाँ, और यहाँ तेरा पश्चाताप करना खत्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा मोनिका का इतना साथ देती है कि आने वाले समय में वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाती है और अपनी पहली तनख्वाह सास के हाथों में रखती है। मेरी इस कामयाबी के पीछे माँ जी आपका हाथ है, ये लीजिए, ये तेरी मेहनत है, तू इसकी हकदार है। आज मुझे लग रहा है मुझे माफी मिल गई है तुझे इस मुकाम पर देखकर। इस तरह घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सुमित्रा वापस से अपनी दोनों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपकी नज़र में घर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, संस्कार या डिग्री? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।